नमस्कार। कभी सोचा है कि एक शांत और विनम्र स्वभाव का इंसान एक अकादमिक किसी देश की किस्मत बदल सकता है? आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस असाधारण सफर की, जिसने भारत को दिवालिया होने की कगार से उठाकर दुनिया की एक बड़ी ताकत बनने की राह पर खड़ा कर दिया। जरा सोचिए, एक देश आर्थिक तबाही के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा है, उसका भविष्य दांव पर लगा है। जी हां, यही हकीकत थी 1991 में भारत की। और ठीक इसी संकट के बीच से एक ऐसे नायक का उदय हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये सब शुरू हुआ 1991 में, एक ऐसा साल जो भारतीय इतिहास में एक बड़े आर्थिक भूचाल के तौर पर याद किया जाता है। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था और कैसे उस बड़े संकट ने ही एक बड़े अवसर को जन्म दिया। देखिए, उस वक्त हालात बहुत ही ज्यादा नाजुक थे। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मतलब फॉरेन रिजर्व लगभग खत्म हो चुका था। हालत इतनी खराब थी कि देश के पास तेल और अनाज जैसी जरूरी चीजें खरीदने के लिए भी मुश्किल से कुछ हफ्तों के पैसे बचे थे। भारत अपने कर्जे चुकाने में डिफॉल्टर होने वाला था, एक ऐसा कदम जो दुनिया में हमारी साख को मिट्टी में मिला देता। तो फिर इसका हल क्या था? हल था एक क्रांतिकारी आइडिया, आर्थिक उदारीकरण। इसका सीधा सा मतलब था दशकों से चले आ रहे सरकारी कंट्रोल, जिसे लाइसेंस राज भी कहते थे, उसे खत्म करना। यह सिर्फ कोई पॉलिसी में बदलाव नहीं था, नहीं, ये एक वैचारिक भूकंप था, एक बहुत बड़ा दाव जो देश को या तो बना सकता था या पूरी तरह से तोड़ सकता था। उस वक्त के वित्त मंत्री के तौर पर डॉक्टर सिंह ने बहुत तेजी से और हिम्मत भरे फैसले लिए। उन्होंने रुपए का अवमूल्यन किया, जिससे विदेशों में भारतीय सामान सस्ता हो गया और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। साथ ही उन्होंने कई इंडस्ट्रीज पर से सरकारी एकाधिकार खत्म कर दिया, जिससे प्राइवेट कंपनियों को मौका मिला और बाजार में कंपटीशन बढ़ा। ये वो बड़े कदम थे जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई ग्लोबल दिशा दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये शांत स्वभाव के टेक्नोक्रेट थे कौन, जिन्होंने इतने बड़े संकट का सामना किया? डॉक्टर सिंह में ऐसा क्या खास था जो उन्हें इस ऐतिहासिक पल के लिए सही इंसान बनाता था? उनके इस सफर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। डॉक्टर सिंह की जो पृष्ठभूमि थी वो एकेडमिक ब्रिलियंस और पब्लिक सर्विस का एक बेहतरीन मेल थी। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी जगहों से पढ़ाई की, फिर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। इन सब वजहों से उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था की बहुत गहरी और प्रैक्टिकल समझ थी, और यही तजुर्बा 1991 की चुनौतियों से निपटने में उनके बहुत काम आया। भारत को बदलने वाले इसी काम के लिए उन्हें आर्थिक उदारीकरण का प्रणेता कहा जाने लगा। और सुनिए, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये उस लीडर की पहचान है जिसने करोड़ों लोगों के लिए तरक्की के दरवाजे खोले और दुनिया के मंच पर भारत को एक नई पहचान दिलाई। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये सुधारक अब प्रधानमंत्री बनने वाले थे। एक दशक से भी ज्यादा वक्त के बाद 2004 में कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया कि डॉक्टर सिंह देश के सबसे बड़े पद पर पहुंच गए। और वो 1-2 साल नहीं, बल्कि पूरे 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, 2004 से लेकर 2014 तक। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर था जिसमें भारत ने जबरदस्त आर्थिक तरक्की भी देखी और बड़े सामाजिक बदलाव भी। पूरे 10 साल की उनके कार्यकाल ने उन्हें भारतीय इतिहास में खास जगह दी। वो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी के बाद चौथे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बने। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यहीं पर उनके राजनीतिक करियर की एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। पता है क्या? भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्रियों में से एक होने के बावजूद उन्होंने कभी भी लोकसभा यानी निचले सदन का चुनाव नहीं जीता। जी हां, 1991 से 2024 तक वो राज्यसभा यानी उच्च सदन के सदस्य रहे। ये भारतीय राजनीति में उनके बिल्कुल अलग रास्ते को दिखाता है। प्रधानमंत्री के तौर पर उनका फोकस सिर्फ आर्थिक विकास पर नहीं था, बल्कि समावेशी विकास पर था। मतलब वो चाहते थे कि देश की तरक्की का फायदा हर किसी तक पहुंचे। उनकी सरकार ने नरेगा जैसे ऐतिहासिक कानून बनाए, जिससे गांव के परिवारों को रोजगार की गारंटी मिली, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी लाए, जिससे हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा का हक मिला। इन सब का मकसद लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालना था। तो आखिर में इस शांत सुधारक की विरासत को हम कैसे देखें? पब्लिक सर्विस में इतने साल गुजारने के बाद वो अपने पीछे क्या छोड़कर गए हैं? देखिए, उनकी विरासत काफी गहरी और बहुआयामी है। उन्हें उस वास्तुकार के रूप में याद किया जाता है जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को आजाद किया। लोग उनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की मिसाल देते हैं
और उन्हें एक ऐसे नेता के तौर पर भी याद किया जाता है जिसने समाज के सबसे कमजोर लोगों के हक के लिए काम किया। कई बार लोग उनके शांत स्वभाव को उनकी कमजोरी समझ बैठते थे, पर सच तो यह है कि शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी जिसने उन्हें राजनीति के शोर शराबे से दूर देश हित पर ध्यान लगाने में मदद की। आखिर में डॉक्टर मनमोहन सिंह की कहानी हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि कैसे एक शांत और सोचने समझने वाला इंसान राजनीति की इस शोर भरी दुनिया में इतना गहरा बदलाव ला सकता है। उनकी विरासत हमें यह सिखाती है कि नेतृत्व हमेशा ऊंची आवाज में बोलने से नहीं आता, कभी-कभी यह सबसे शांत और मजबूत इरादों से आता है।